So in the series of the cytoskeleton, the next or the last filament is intermediate filament. साइटोस्केलेटन जो कि एक तरह के फिलामेंट या फाइबर्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के ये पॉलीमर्स हैं. इन साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स का काम मेनली सेल को शेप देना होता है, यानी कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन जो होता है उसका काम सेल को शेप देना है, सेल को स्ट्रेंथ देना है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ. बट अदर देन दिस फंक्शन, individual or particular type of cytoskeletons are also engulfed in several kind of the functions. For example, microtubules cilia या flagella बनाते थे. Okay, उसके अलावा microtubules spindle fibers बनाते थे. Of course, centriole बनाते थे. Similarly, actin filament जो हमने पढ़ा था, एक्टिन फिलामेंट जो है उसका मोटर प्रोटीन और एक्टिन फिलामेंट मिलकर मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते थे, सेल जंक्शंस बनाते थे. दोनों पर ही, माइक्रोट्यूब्यूल्स पर भी और एक्टिन फिलामेंट पर, कार्गो मॉलिक्यूल्स यानी कि जो वेसिकल्स होते थे वो भी ट्रांसपोर्ट करते थे. वो जिन मोटर प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे उन्हें मोटर प्रोटीन कहते थे. फॉर एग्जाम्पल काइनेसिन, डायनिन एंड मायोसिन एक्सेट्रा. So similar like the microtubules as well as the actin filament, there is another type of the filament which is also a part of the cytoskeleton. Why it is called intermediate filament? Because microtubules were 25 nanometer diameter. इनका जो diameter होता था microtubules का वो 25 nanometer था. Actin filament are nearly 7 nanometer. ये लेंथ नहीं है, ये diameter है, क्योंकि जब ये filament cylindrical form लेते हैं like microtubules, ये उसका एक microtubule का सिलेंडर है तो इसकी diameter लगभग 25 nanometer होती थी. एक्टिन फिलामेंट हालांकि कॉइल्ड थे, जी एक्टिन उनकी यूनिट थी, तो इनकी डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 7 नैनोमीटर होती थी. माइक्रोट्यूबुल की मोनोमर यूनिट अल्फा बीटा ट्यूबुलिन था, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेट्रोडायमर, और एक्टिन फिलामेंट की मोनोमर यूनिट जी एक्टिन प्रोटीन था. तो इंडिविजुअली दिस इज वन प्रोटीन, द जी एक्टिन, and individually the alpha beta tubulin, this is the another protein. But in case of the intermediate filament there is no monomer यूनिट. तो इंटरमीडिएट नाम जो है वो डायमीटर की वजह से है, ठीक है. डायमीटर इनका इंटरमीडिएट है, ना तो 25 है ना ही 7, इनके बीच का. तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 नैनोमीटर इज द डायमीटर ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट. दैट इज व्हाई द नेम. तो इंटरमीडिएट साइज की वजह से, 10 to 12 नैनोमीटर डायमीटर साइज की वजह से तीसरे टाइप का जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट है उसे इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं. थर्ड थिंग, अनलाइक द माइक्रोट्यूब्यूल एंड द एक्टिन फिलामेंट, द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स are not made up of any particular monomer unit. किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन से नहीं बना, हालांकि मोनोमर यूनिट जरूर होते हैं. फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे एक्टिन की बात करूं तो जी एक्टिन ही मिलकर एफ एक्टिन या फर्दर एक्टिन फिलामेंट बना रहे थे. माइक्रोट्यूब्यूल में अल्फा बीटा हेट्रोडायमर मिलकर ही प्रोटोफिलामेंट और फिर प्रोटोफिलामेंट भी 13 एक जैसे मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल बनाते थे. ठीक है, ये सब आप माइक्रोट्यूब्यूल में देख सकते हो, जो अभी मैंने बोला कि 13 प्रोटोफिलामेंट क्या है, अल्फा बीटा क्या है. बट इंटरमीडिएट फिलामेंट में इंडिविजुअली कोई एक मोनोमर यूनिट जो है स्पेसिफिकली वो फिक्स नहीं है, यानी कई तरह के प्रोटीन होते हैं, वेरियस प्रोटीन्स विच में फॉर्म इंटरमीडिएट फिलामेंट. फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटीन है केराटिन. केराटिन इज अ इंडिविजुअल प्रोटीन. अब केराटिन का पॉलीमर जो बनेगा वो बनेगा केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट. तो केराटिन टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट को बनाने के लिए मोनोमर यूनिट केराटिन हो गया. सपोज देयर इज अ प्रोटीन डैस्मिन या डैस्मिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. तो डैस्मिन इंटरमीडिएट फिलामेंट की मोनोमर यूनिट अब केराटिन नहीं है, अब डैस्मिन है. ठीक है, तो different type of proteins form the different types of the intermediate filament. That is why we can say there is no specific monomer unit like the alpha beta tubulin or the G actin. There is no specific or there is no particular monomer unit, although they are itself polymer. Intermediate filament भी हालांकि polymer ही है, लेकिन डिपेंड करेगा क्योंकि ये टिश्यू स्पेसिफिक या स्पीसीज स्पेसिफिक है. इट मींस टिश्यू टू टिश्यू वेरी करते हैं, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि सेम ऑर्गेनिज्म में, इन द सेम ऑर्गेनिज्म, एक टिश्यू में डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट हो और उसके उसी ऑर्गेनिज्म के दूसरे टिश्यू में अनदर टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो. इसके अलावा ये स्पीसीज स्पेसिफिक भी हो सकते हैं कि किसी एक जीनस की एक स्पीसीज में तो एक तरह के इंटरमीडिएट फिलामेंट है और दूसरी स्पीसीज में अनदर टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट है. जबकि ऐसा एक्टिन और
माइक्रोट्यूब्यूल्स में नहीं था, तो उनसे काफी तरह से ये अलग है। माइक्रोट्यूब्यूल चाहे कहीं पर भी रहे, चाहे वो फ्लैजिला में रहे, चाहे वो सेंट्रियोल में रहे, उनकी जो यूनिट थी वो हमेशा अल्फा बीटा ट्यूबुलिन ही थी। तो सारे माइक्रोट्यूब्यूल एक जैसे थे, बस थोड़ा सा फर्क ये था कि सिंगलेट, डबलेट या ट्रिपलेट फॉर्म थी, अदरवाइज दे आर ऑल टुगेदर सेम। सिमिलरली एक्टिन फिलामेंट चाहे किसी भी टिश्यू में हो, चाहे वो मसल्स में हो, उनका मोटर प्रोटीन वेरी कर सकता था वेरिएशन में, लेकिन एक्टिन फिलामेंट एक जैसे ही होते थे और हमेशा जी एक्टिन से ही बने होते थे। लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट अलग अलग तरह के जो है प्रोटीन से बने होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि कौन से टिश्यू में वो है, क्या उन्हें फंक्शन करना है। तो इन्हें हम कहते हैं हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस होने का मतलब है कि इनका जो नेचर है, इनकी जो शेप है, इनका जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो वेरी करेंगे स्पीसीज टू स्पीसीज एज वेल एज टिश्यू टू टिश्यू। तो हेट्रोजीनस होने का मतलब टिश्यू स्पेसिफिक, सेकेंड थिंग species specific. So now we will see that how the intermediate filaments are formed and what are some types of the intermediate filament. So this is the overall overview, that it is the another important type. This is the third type of the cytoskeleton. Why the name intermediate? Because it have an intermediate size between the microtubule and the actin. Microtubule से छोटे होते हैं, actin filament से ये बड़े होते हैं, इसी कारण इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा जाता है। और होते ये भी फिलामेंट्स है, यानी सिलेंड्रिकल बॉडीज हैं जो डिफरेंट मोनोमर यूनिट से बने होंगे। दैट वी विल सी दैट हाउ द स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं नियरली 10 to 12 नैनोमीटर होता है इनका डायमीटर। देखिए लेंथ तो वैरी करेगी, लेंथ जो है वो वैरी करते हैं, डिपेंड करता है कि जो है कितना इन्हें फंक्शन परफॉर्म करना है, किस तरह की सेल है। ज्यादा बड़ी सेल में ज्यादा लॉन्ग होंगे, छोटे सेल्स में ये कम लॉन्ग होते हैं। रोप लाइक साइटोप्लाज्मिक है, रोप लाइक फिलामेंट्स हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्मिक है क्योंकि साइटोस्केलेटन है। सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। देखिए यूकैरियोट्स का ही साइटोस्केलेटन हम पढ़ रहे हैं। हमने माइक्रोट्यूब्यूल पढ़े, वो भी यूकैरियोट्स का साइटोस्केलेटन है। हमने एक्टिन फिलामेंट पढ़ा था, वो भी यूकैरियोट्स का साइटोस्केलेटन है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में एक्सेप्शन है कि ये प्लांट्स और फंगस में एब्सेंट होते हैं, तो ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज फिर ये कहां प्रेजेंट होंगे? ये एनिमल्स में और प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स थे या जो हमारे एक्टिन फिलामेंट दैट वी हैव स्टडीड, वो दोनों प्लांट में और फंगस में भी पाए जाते थे, यानी वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते थे। बट इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो प्लांट में और फंगस में एब्सेंट होते हैं। ये हेट्रोजीनस होते हैं। इट मीन्स ये वेरी करते हैं अलग अलग प्लेसेस पर। ये टिश्यू स्पेसिफिक हो सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टिश्यू में अलग तरह के, जैसे न्यूरोफिलामेंट्स हैं तो वो नर्व सेल्स में ही पाए जाते हैं केवल। द न्यूरोफिलामेंट्स आर इटसेल्फ द इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक टाइप है न्यूरोफिलामेंट, वो केवल नर्व सेल्स में पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, तो वो टिश्यू स्पेसिफिक है। सिमिलरली केराटिन केवल हेयर्स में पाया जाता है या नेल्स में या स्केल्स में, इस तरह के जो है ऑर्गन्स में पाया जाता है, बाकी कहीं पर वो नहीं पाया जाएगा। तो ये टिश्यू स्पेसिफिक है। ये स्पीसीज स्पेसिफिक हो सकते हैं, किसी एक एनिमल में पाए जाए, किसी अलग तरह के, दूसरी उसी की स्पीसीज में अलग तरह के ये पाए जाए। तो ओवर एंड ऑल टोटल 50 टाइप्स ऑफ intermediate filaments are found, which are arranged in the 6 groups. इन्हें 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम टाइप 1 to टाइप 6 कहते हैं, एंड सो ऑन। सभी 50 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को 6 ग्रुप में रखा गया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो ये जो है वेरी करते हैं, इसी के कारण इनको जो है अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। ट्रेडमिलिंग ये शो नहीं करते। हमने देखा था कि चाहे माइक्रोट्यूब्यूल्स हो, ठीक है, उनकी भी पोलैरिटी होती थी पहली बात तो, प्लस या माइनस। और चाहे एक्टिन फिलामेंट्स हो, उनकी भी पोलैरिटी होती थी प्लस या माइनस। यहां पर बीटा से डिफाइन करी जाती थी, ठीक है, वहां ऑटोमेटिक होती थी कि एक तरफ प्लस एंड है, जी एक्टिन है हालांकि दोनों तरफ, और एक तरफ माइनस एंड है। यहां कोई पोलैरिटी नहीं होती, नो पोलैरिटी, यानी कोई प्लस या माइनस एंड नहीं है। डायनामिक है इंटरमीडिएट फिलामेंट भी, लेंथ चेंज हो सकती है, लेकिन वो खुद इसके सिलेंडर्स पर डिपेंड करेगी। ये बात हमें तब समझ में आएगी जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और यहाँ कोई पोलैरिटी नहीं है, यानी कोई प्लस और माइनस एंड नहीं है। इसी कारण ट्रेडमिलिंग भी नहीं है। ट्रेडमिलिंग का मतलब होता था कि एक तरफ से ऐड होते रहना
मानो इधर से ऐड हो रहा है प्लस एंड से नए अल्फा बीटा हेटेरोडाइमर, तो दूसरे एंड से माइनस एंड से रिमूव होते रहना। इससे होता था क्या था कि जितने भी ऐड होते हैं उतने ही वापस रिमूव होते रहते हैं, ये ट्रेडमिलिंग कहलाती थी। तो ट्रेडमिलिंग भी नहीं पाई जाती इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में। इट मींस अनलाइक द एक्टिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर समहाउ वेरी डिफरेंट, कुछ अलग तरह के ये फिलामेंट है। अगर मेन फंक्शंस की बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, हालांकि जब हम ग्रुप्स पढ़ेंगे तो फंक्शन वहां भी आएंगे, जब ये 6 टाइप के ग्रुप हम डिस्कस करेंगे, जिन 6 ग्रुप्स में 50 तरह के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को रखा गया है, तो वहां भी फंक्शंस आएंगे। बट अदर देन दैट द मेन फंक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इज द सेल स्ट्रक्चर मेंटेनेंस ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। मेनली सेल को शेप देना, स्ट्रेंथ देना और स्ट्रक्चर देना, ये काम है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, क्योंकि ये थ्रू आउट द सेल स्कैटर्ड रहते हैं। देखिए एक्टिन फिलामेंट नियरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल से निकलते हुए प्रोजेक्टेड थे, लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो पूरी सेल में फैले होते हैं, हर एक ऑर्गेनली को क्रॉस करते हैं। तो इसी कारण पूरी सेल को शेप देने का काम मेनली, ऑल्दो साइटोस्केलेटन का पूरा काम है, बट उसमें भी इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो ज्यादा हेल्प करते हैं, यानी इनका मेन रोल है। इसके अलावा ये सेल मोर्टेलिटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, डू नॉट पार्टिसिपेट इन, तो एक तरह का नेगेटिव फंक्शन है सेल मोर्टेलिटी, क्योंकि जनरली साइटोस्केलेटन के बारे में कह दिया जाता है कि वो सेल को मोटाइल भी बनाता है, यानी मोबिलिटी देता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मोटाइल बनाने में हेल्प करता है। बट इंटरमीडिएट फिलामेंट किसी भी तरह से सेल को मोटाइल नहीं बनाते, इनके अंदर यानी ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता कार्गो मॉलिक्यूल्स का। दूसरा, ये खुद सेल को भी मोटाइल नहीं बनाते, हालांकि ये जंक्शंस बनाते हैं, लेकिन जब ये जंक्शंस बनाते हैं तो वो स्टेबल जंक्शन है, वो चेंज नहीं होते। एक्टिन फिलामेंट वाले जंक्शन चेंज होते हैं और पोजीशन चेंज करते हैं वो सेल की। तो इनका एक ये जो है नेगेटिव फंक्शन है कि इस काम में पार्टिसिपेट नहीं करते। हाँ, ये सेल जंक्शन बनाते हैं जरूर, सेल जंक्शन फॉर्मेशन। इसी वीडियो में हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि सेल जंक्शंस जब इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक होते हैं, फॉर एग्जांपल कैडरिन, कैडरिन अंदर जब इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक होता है तो ये कहलाता है डेस्मोसोम। ठीक है, हमने सेल जंक्शंस में भी पढ़ा था, डेस्मोप्लाकिन और डेस्मोग्लोबिन इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं जिनसे लिंक होकर जंक्शंस बनते हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम सेल जंक्शन बनाना भी है, अदर देन द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट से तो बनते ही बनते हैं जंक्शन, बट उसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट भी हेल्प करते हैं सेल जंक्शन बनाने में। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये सेल को एडहेर कराते हैं विद अनदर सेल एज वेल एज ईसीएम ऑल्सो। एक टिश्यू को फॉर्म करने के लिए, देखो एक टिश्यू का मतलब होता है बहुत सारी सेल्स का ग्रुप। अब बहुत सारी सेल आपस में कम्युनिकेट तो करेंगे ना, तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे कि या तो वो एक दूसरे से ईसीएम के थ्रू कनेक्टेड है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये भी हमने पढ़ रखा है सब। तो एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने के लिए या एक सेल को ईसीएम से जोड़ने के लिए जो जंक्शंस बनते हैं उनमें इंटरमीडिएट फिलामेंट भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा कि जब ईसीएम से जुड़ती है कोई सेल तो यहां मॉलिक्यूल होगा इंटीग्रिन। जिन्होंने CAM सेल एडिशन मॉलिक्यूल पढ़ रखे हैं वो और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हमें यह समझना है कि एक सेल को ईसीएम से जुड़ना है बाहर उसके फ्लूइड से, तो इंटीग्रिन एक मॉलिक्यूल होता है जो इस तरफ ईसीएम में फाइब्रोनेक्टिन से जुड़ जाता है और अंदर की तरफ इंटरमीडिएट फिलामेंट से वो लिंक होता है। हालांकि वो एक्टिन से भी लिंक हो सकता था, उसकी बात अलग है, हमने एक्टिन फिलामेंट में करी है, बट जब वो इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक है तो ये जो जंक्शन बनता है ये बनता है हेमिडेस्मोसोम। तो हेमिडेस्मोसोम के केस में इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक है इंटीग्रिन, ये एक जंक्शन है जो सेल और ईसीएम के बीच में है, ये भी बनाता है ये ईसीएम टू सेल। दूसरी बात, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है उससे कैडहेरिन भी लिंक हो सकता है, तो कैडहेरिन और कैडहेरिन के बीच में सेल टू सेल जंक्शन बनता है। तो एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने के लिए भी और एक सेल को उसके ईसीएम से जोड़ने के लिए भी अंदर की तरफ एक्टिन इंटरमीडिएट फिलामेंट का होना जरूरी है, तभी डेस्मोसोम या हेमिडेस्मोसोम जंक्शन बन पाएंगे। तो डेस्मोसोम या हेमिडेस्मोसोम जंक्शन बनाने में भी क्योंकि अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है और वही हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी इसका एक फंक्शन है, सेल जंक्शन बनाना, सेल को एडहेर करना, मोर्टेलिटी में पार्टिसिपेट करते नहीं, और मेनली सेल को स्ट्रक्चर देना या डायमीटर उनका रेगुलेट करना सेल का भी इवन, ये सब फंक्शन होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं अबाउट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। Okay, now we will talk about the structure of the intermediate filament. तो इंटरमीडिएट फिलामेंट में वेरिएबल प्रोटीन्स होते हैं अलग अलग, कोई फिक्स नहीं है, वेरिएबल प्रोटीन्स के पॉलीमर हैं ये।
तो जब हम ग्रुप्स पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रोटीन्स के हम नाम पढ़ेंगे, ऑल्दो उससे पहले क्योंकि प्रोटीन के हैं तो पॉलीमर ही, तो सबसे पहले एक मोनोमर यूनिट हम कंसीडर करेंगे। एक मोनोमर प्रोटीन है, दिस इज वन सिंगल पेप्टाइड, ये एक पेप्टाइड है या एक प्रोटीन है, ये इसे हम कहेंगे मोनोमर। एक मोनोमर की खासियत ये होती है कि उसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है हेड, एन टर्मिनल की तरफ फर्स्ट पार्ट है हेड, जो कि नॉन अल्फा हेलिकल है। यानी देखिए ये जो पूरा पेप्टाइड दिखाया गया है, इसमें जो हेड पार्ट है वो हेलिकल नहीं है। ये सेकंड पार्ट है सेंट्रल पार्ट, पहला था हेड, दूसरा पार्ट है सेंट्रल। सेंट्रल पार्ट जो है वो अल्फा हेलिकल है, और थर्ड पार्ट है टेल। एन टर्मिनल की तरफ हमेशा हेड पार्ट कहेंगे इस प्रोटीन या इस पेप्टाइड का। सेंट्रल पार्ट जो है वो अल्फा हेलिकल है, और टेल जो है वो भी नॉन अल्फा हेलिकल है। तो यहाँ हेलिकल या नॉन हेलिकल होने से मतलब यह है कि जो प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन है या जो स्ट्रक्चर है उसकी बात की गई है। प्रोटीन एक तो सिंपल प्रोटीन हो सकते हैं जिनमें केवल पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है अमीनो एसिड्स के बीच में। ये 2 अमीनो एसिड है मान लीजिए इंडिविजुअली कोई भी, तो यहां बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर इंडिविजुअली नहीं पाए जाते, स्टेबलाइज होकर वो सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी प्रोटीन ही बनाते हैं। और टर्सरी या क्वाटरनरी भी मेनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर से ही बनते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक तो होती है अल्फा हेलिकल टाइप। अल्फा हेलिकल में क्या होता है कि अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही है, साथ ही साथ एक अमीनो एसिड अपने से 3 अमीनो एसिड को छोड़कर, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ को छोड़कर जो फिफ्थ है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और करता है। इस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज करके सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक टाइप है अल्फा हेलिकल। हालांकि दूसरा भी एक टाइप होता है, जब आप प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है, तो उसमें हमने पढ़ा था बीटा शीट्स। बीटा शीट्स भी पाए जाते हैं। बीटा शीट्स में 2 पेप्टाइड एंटी पैरेलली या पैरेलली कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऐसे लिंक होते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और होती है। अल्फा हेलिकल में बॉन्डिंग इस तरह की है स्पेशल कि पहले अमीनो एसिड 5वां अमीनो एसिड से लिंक होता है, और वो भी उनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी एक का NH और एक का कार्बोनिल ग्रुप CO, ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। बीटा शीट में बिल्कुल ऐसे आमने सामने बॉन्डिंग बन जाती है, जो इसी सेम ग्रुप में, कार्बोनिल ग्रुप में और अमाइन ग्रुप के NH में, जो भी फ्री रहेंगे। तो यहाँ हेड और टेल बिल्कुल नॉर्मल है। जो सेंट्रल पार्ट है ना मोनोमर प्रोटीन का, वो हेलिकल है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि जो मोनोमर यूनिट है प्रोटीन, जिससे अभी इंटरमीडिएट फिलामेंट बनेंगे, इंडिविजुअली एक प्रोटीन में भी क्या क्या है, उसमें एन टर्मिनल हेड है जो नॉन अल्फा हेलिकल है, जो सेंट्रल है वो अल्फा हेलिकल है, यानी वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और जो सी टर्मिनल है टेल, वो भी नॉन अल्फा हेलिकल है। ये एक मोनोमर यूनिट था। जब इसकी डबलिंग होगी, यानी टोटल 2 मोनोमर यूनिट्स कंबाइंड होते हैं और वो बनाते हैं एक डायमर, और डायमर होता है पैरेलल। तो पैरेलल डायमर बनाने के लिए हमें 2 प्रोटीन चाहिएंगे। कैसे प्रोटीन? इंडिविजुअली जो हमने लिया है यहां पर, ये चलिए, ये एक प्रोटीन NC, सिमिलरली इसी के जैसा दूसरा प्रोटीन जो इस पर बिल्कुल ऐसे अरेंज है, ठीक है। तो दोनों के एन टर्मिनल एक ही तरफ है, दोनों के सी टर्मिनल एक ही तरफ है, ये बन गया डायमर, पैरेलल डायमर। हाउ द पैरेलल डायमर फॉर्म? फ्रॉम द 2 मोनोमर्स। उसके बाद 2 डायमर एंटी पैरेलली अरेंज होंगे। अच्छा, 2 डायमर आपस में एंटी पैरेलली अरेंज होकर बनाएंगे एंटी पैरेलल टेट्रामर। टेट्रामर बनाने के लिए देखिए दोनों एंटी पैरेलली अरेंज होंगे। तो मैं पहले एक ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद दूसरा ड्रॉ करेंगे। लेंथ इतनी ही है, बट यहां दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा लेंथ को छोटा दिखा रहा हूं। प्रोटीन डायमर की लेंथ इतनी है जितनी ये थी, तो यहां मैंने एक डायमर बना दिया। ये इंडिविजुअली एक डायमर है N और C, जैसा कि एग्जैक्टली ये था जो अभी हमने देखा डायमर। फिर एक और डायमर हमें लेना है, लेकिन वो एंटी पैरेलल है इसके, तो वो यहां से शुरू कर लेते हैं, N और C। ये एक डायमर, ये दूसरा डायमर, दिस इज डायमर 1, दिस इज डायमर 2। तो इंडिविजुअली 2 डायमर मिलकर, और वो भी एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में, देख लीजिए एक NC है
और दूसरा इस तरफ से है, ये तो इधर से इधर है और दूसरा इधर से इधर है, तो ये बन गया एंटी पैरेलल टेट्रामर। तो सबसे पहले एक ही मोनोमर था, मोनोमर के जैसा दूसरा मोनोमर आया, कंबाइंड हुआ, तो सेकेंड डायमर का पैरेलल बना, पैरेलल डायमर्स बने। पैरेलल डायमर जब एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में दो डायमर्स आए तो टेट्रामर बना और वो बना एंटी पैरेलल। नाउ अब दो एंटी पैरेलल टेट्रामर्स मिलकर एक प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। तो पहले तो दो एंटी पैरेलल टेट्रामर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक एंटी पैरेलल टेट्रामर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, NC, ये तो डायमर है हमारा, अभी टेट्रामर नहीं हुआ। ये एंटी पैरेलल टेट्रामर हो गया एक, एक तो हमने यही देख लिया था, अब हमें दूसरा और ड्रॉ करना है। तो चलिए दूसरा ड्रॉ करते हैं, NC, और फिर ब्लू से उसका सेकंड पार्ट CN। तो देखो यहां हमने देखा था, यहां हमने देखा कि एक एंटी पैरेलल टेट्रामर था, ये ऊपर जो इसका स्ट्रक्चर है। तो यहां इंडिविजुअली मैं दिखाऊं तो ये एक एंटी पैरेलल टेट्रामर है, ये एक, फिर ये दूसरा एंटी पैरेलल टेट्रामर है ये, ठीक है। तो यहां टोटल दो एंटी पैरेलल टेट्रामर्स मिलकर बनाते हैं एक प्रोटोफिलामेंट। अभी भी इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं बना है, ये बना वन प्रोटोफिलामेंट। चलिए क्रोनोलॉजी डिस्कस करते हैं। क्रोनोलॉजी क्या हुई कि एक डायमर में दो मोनोमर्स हैं, एक एंटी पैरेलल टेट्रामर में दो डायमर्स हैं। देख सकते हैं हम दो डायमर है उसमें, एक ये, दिस इज वन, दिस इज टू। फिर हम डिस्कस करते हैं एक प्रोटोफिलामेंट में क्या है। एक प्रोटोफिलामेंट इज इक्वल टू टू एंटी पैरेलल टेट्रामर्स। बिल्कुल अभी मैंने दिखाया था, एक ये और दूसरा ये। अब फाइनली जो प्रोटोफिलामेंट बना, ऐसे ही दो प्रोटोफिलामेंट मिलकर, नेक्स्ट मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूं कि दो प्रोटोफिलामेंट मिलकर बनाते हैं एक प्रोटोफाइब्रिल। अभी भी इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं बना है, दो प्रोटोफिलामेंट मिलकर बनाते हैं एक प्रोटोफाइब्रिल, जिसे यूनिट लेंथ फिलामेंट भी कहते हैं। दो प्रोटोफिलामेंट मिलकर बनाएंगे एक प्रोटोफाइब्रिल, जिसे यूनिट लेंथ फिलामेंट भी कहेंगे। तो अभी इसको रफ करके दोबारा मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं इस साइड। So again, revising the structure, we can say कि मोनोमर यूनिट एक प्रोटीन है, हेड है, ठीक है, सेंट्रल रोड है और टेल है। ये अल्फा हेलिकल है, ये नॉन अल्फा हेलिकल है, टेल भी और हेड भी। दोनों दो मोनोमर यूनिट मिलकर एक डायमर बनाती है। पहले जब मोनोमर यूनिट बनती है तो वो पैरेलल होती है, दोनों एन टर्मिनल एक तरफ, सी एक तरफ। फिर जब एंटी पैरेलल टेट्रामर बनता है तो वो डायमर्स का बनता है, दो डायमर्स का, जिनमें से एक डायमर दूसरे डायमर से एंटी पैरेलल है। इस डायमर की डायरेक्शन एनसी है, दूसरे की इधर अपोजिट एनसी है। एक एंटी पैरेलल टेट्रामर हमने देख लिया क्या होता है। तो दो एंटी पैरेलल टेट्रामर मिलकर एक प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। एक प्रोटोफिलामेंट का मतलब दो एंटी पैरेलल टेट्रामर। तो ये हमारा आ गया प्रोटोफिलामेंट। अब प्रोटोफिलामेंट में मोनोमर यूनिट देखी जाए तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 प्रोटीन से बना है, लेकिन इसमें एंटी पैरेलल टेट्रामर 2 हैं। तो ये एक तरह का ऑक्टामर है। इंडिविजुअली ये ऑक्टामर, देखो ये ऑक्टामर एक तरह से अब जो है आपस में कंडेंस्ड होते हैं ये। तो एक ऑक्टामर इस तरह से कुछ दिखेगा हमें, 8 प्रोटीन से रैप है। सिमिलरली दो प्रोटोफिलामेंट मिलकर एक प्रोटोफाइब्रिल बनाते हैं। दो प्रोटोफिलामेंट मिलकर एक प्रोटोफाइब्रिल, जिसे यूनिट लेंथ फ्रेगमेंट ULF कहा जाता है, जो यूनिट है फ्रेगमेंट बनाने की। तो देखो ये एक ऑक्टामर था, ऐसा ही दूसरा प्रोटोफिलामेंट, एक और दूसरा, तो फिर एक दूसरा प्रोटोफिलामेंट भी होता है इसी में, ये दोनों मर्ज हैं। तो फाइनली ये एक सिलेंड्रिकल लेंथ बन जाती है ऐसे, दिस वन।
क्योंकि जब इनको आप हॉरिजॉन्टली अरेंज करोगे, देखो इन्हीं को हॉरिजॉन्टली अरेंज करें, ये एक मोनोमर, ये एक डायमर, ठीक है, फिर ये एक ऑक्टामर, सॉरी टेट्रामर, CN अपोजिट है, ये टेट्रामर, फिर ऑक्टामर, ऑक्टामर में और आ जाएंगे कुछ लेंथ इसी तरह से, फिर प्रोटोफिलामेंट में और 16, तो ये सारे कंडेंस होकर पूरा एक सिलेंडर बनाते हैं। यानी आप इसका टीएस यहां से देखोगे तो आपको ऊपर से देखने पर इस तरह से 16 प्रोटीन्स दिखेंगे। 16 क्यों दिखेंगे? क्योंकि प्रोटोफाइब्रिल हम देख रहे हैं, यूनिट लेंथ फिलामेंट जो है वो प्रोटोफाइब्रिल, उसमें ध्यान से देखिए, ये डायमर है तो दो इसमें प्रोटीन, दो ही इसमें, दो इसमें, तो टोटल 8 हो गए एक प्रोटोफिलामेंट में ही। फिर दूसरा प्रोटोफिलामेंट और है, यानी टोटल 16 प्रोटीन्स आपको ऊपर से दिखेंगे। तो उन 16 प्रोटीन्स का ये जो कलेक्शन है, सिलेंड्रिकल कलेक्शन इन दी हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी ऐसे देखने पर ऊपर से, दिस वन, ये कंडेंस हो चुके होंगे। ये यूनिट लेंथ फिलामेंट कहलाएगा, कुछ इस तरह से हमें दिखेगा ये यूनिट लेंथ फिलामेंट। अब फाइनली ये भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। जब 4 यूनिट लेंथ फिलामेंट, यानी कि जब 4 प्रोटोफाइब्रिल्स आपस में जुड़ते हैं, ना कि प्रोटोफिलामेंट, ध्यान रखिए, जब 4 प्रोटोफाइब्रिल्स आपस में जुड़ते हैं तब एक इंटरमीडिएट फिलामेंट बनता है। तो एक ये, इसी के जैसे और 4, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फाइनली ये जो लगभग लेंथ बनती है, अप्रोक्सीमेटली नैनोमीटर में बात करूं तो 250 नैनोमीटर लॉन्ग है, ना कि डायमीटर। डायमीटर जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 नैनोमीटर होता है। एक यूनिट लेंथ फ्रेगमेंट की अप्रोक्सीमेटली हाई जो लेंथ है वो 60 नैनोमीटर होती है, तो 4 की लगभग 240 या 250 नैनोमीटर। तो इस तरह से ये अटैच होकर जो कलेक्टिव लेंथ बनती है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो ये मोनोमर यूनिट है, आप देख सकते हो, दिस वन, ठीक है, लाइक दिस इज एन टर्मिनल और दिस में भी सी टर्मिनल। फिर ये डायमर यूनिट है, दो आपस में कॉइल हो गए। टेट्रामर में दो एंटी पैरेलल हैं, तो एंटी पैरेलल स्टैंड होंगे, सपोज ये एनसी है तो ये सीएन होगा। टेट्रामर में मोनोमर 4 है लेकिन डायमर 2 है, एक ये डायमर दिस वन और एक ये। फिर इन्होंने मिलकर ये डायमर को अलग फॉर्म में दिखा दिया है, टेट्रामर को ही, ठीक है। तो टोटल 2 टेट्रामर्स, एंटी पैरेलल टेट्रामर 2 मिलकर बनाते हैं हमारा प्रोटोफिलामेंट। अब 2 से तो प्रोटोफिलामेंट बनता था, लेकिन प्रोटोफाइब्रिल दिखाने के लिए, ये प्रोटोफाइब्रिल यूनिट है, तो प्रोटोफाइब्रिल यूनिट में खुद 2 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, यानी कि 16 मोनोमर यूनिट। तो ये यूएलएफ है, यूनिट लेंथ फिलामेंट। अब यूनिट लेंथ फिलामेंट एक प्रोटोफाइब्रिल होता था, एक प्रोटोफाइब्रिल, ऐसे 4 जुड़कर पूरा एक इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाते हैं, 2, 3 और 4। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये मोनोमर है, ये डायमर है, ये टेट्रामर है, ये भी टेट्रामर दिखाया गया है। एक और स्टेप आता है बीच में, टेट्रामर से प्रोटोफिलामेंट बनते हैं, तो हाफ जो है ये प्रोटोफिलामेंट है, फिर एक और प्रोटोफिलामेंट, ये दूसरा, 2 प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़कर, तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म जब हम देखेंगे इस तरह से ये, तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म यूनिट लेंथ फिलामेंट या ये प्रोटोफाइब्रिल कहलाती है। फिर 4 प्रोटोफाइब्रिल मिलकर एक इंटरमीडिएट फिलामेंट फॉर्म करते हैं, दैट इज हाउ द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर formed, and this is the structure. There is no particular monomer unit, whatever be the intermediate filament. For example, ये केराटिन का इंटरमीडिएट फिलामेंट है, तो इंडिविजुअल प्रोटीन, ये वाला जो पेप्टाइड है ये केराटिन पेप्टाइड है या केराटिन प्रोटीन है। अगर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट न्यूरोफिलामेंट्स हैं तो ये न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन है, ठीक है। अगर ये डैस्मीन है, डैस्मीन इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो प्रोटीन का मोनोमर यूनिट हम कह सकते हैं डैस्मीन प्रोटीन है। तो अकॉर्डिंगली अलग अलग लोकेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोटीन होते हैं, दैट इज व्हाई देयर इज नो स्पेसिफिक मोनोमर यूनिट। देखिए टोटल 50 जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है उनको 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, यानी मेनली 6 टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। स्पेसिफिक नहीं है, टिश्यू स्पेसिफिक है और स्पीसीज स्पेसिफिक है। तो टाइप 1 जो होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, उन्हें हम केराटिन टाइप कहते हैं, तो उनकी जो मोनोमर यूनिट है वो केराटिन प्रोटीन है। टाइप 1 वाले जो केराटिन है वो एसिडिक होते हैं और मेनली वो पाए जाते हैं एपिथेलियल सेल्स में। अब एपिथेलियल सेल्स में वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, वो जंक्शंस बनाने का काम करते हैं, तो मेनली लोकेशन जो है वो एपिथेलियल सेल्स है टाइप 1 वाले इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। टाइप 2 जो होते हैं वो भी केराटिन होते हैं, बेसिक या न्यूट्रल केराटिन।
सेम केराटिन जो एसिडिक है वो एपिथेलियल सेल्स में प्रोटेक्शन का काम करता है या जंक्शंस बनाने का काम करता है, बट टाइप 2 जो केराटिन है वो मेनली हेयर्स में, नेल्स में या स्केल्स भी स्पेसिफिकली किनके, रेप्टाइल्स के, रेप्टिलियन स्केल्स में उनकी सेल्स का पार्ट होता है एज ए इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब देखो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो नर्व सेल्स में है वो अलग है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है तो यूकैरियोटिक सेल ही, हेयर भी, नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स भी, लेकिन हेयर के जो सेल्स हैं उनके अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट अलग टाइप का। कौन सा अलग है? टाइप 2 केराटिन है। टाइप 2 केराटिन जो है वो हेयर्स में, नेल्स में या रेप्टिलियन स्केल्स में, इनमें ज्यादा पाया जाता है और इनका काम जो है वहां पर जंक्शन बनाना है या सपोर्ट देना है सेल को। इसके अलावा टाइप 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट, टाइप 3 जो है वो मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले इंटरमीडिएट फिलामेंट टाइप 3 टाइप के ही होते हैं। ठीक है, उनमें भी जो पाया जाता है मेनली वो विमेंटिन पाया जाता है, विमेंटिन। विमेंटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट का टाइप है और उसकी मोनोमर प्रोटीन क्या होगी? विमेंटिन प्रोटीन ही होगी। तो इनका जो मेन काम होता है वो भी सेल को स्ट्रेंथ देना होता है। अच्छा, इनकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या है? विमेंटिन कहां कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट में, ये ल्यूकोसाइट्स में भी पाए जाते हैं, ये ब्लड की एंडोथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं। देखिए कितना टिश्यू स्पेसिफिक है, एक ही ऑर्गेनिज्म, उसके फाइब्रोब्लास्ट में टाइप 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट है, उसकी हेयर सेल्स में टाइप 2 जो है, उसके एपिथेलियल सेल्स में, एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स में एसिडिक केराटिन है। तो टिश्यू स्पेसिफिक है, जबकि माइक्रोट्यूबुली एक्टिन फिलामेंट जो थे ऐसी स्पेसिफिसिटी नहीं थी, सब जगह एक जैसा ही स्ट्रक्चर था। तो टाइप 3 जो है वो मोस्ट अबंडेंट है। टाइप 3 में कुछ और भी होते हैं जैसे पेरिफेरिन, विमेंटिन तो एक हो गया टाइप 3 का, इसके अलावा पेरिफेरिन, पेरिफेरिन भी एक टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS में पाया जाता है। तो विमेंटिन तो मोस्ट अबंडेंट है ही, उसके अलावा पेरिफेरिन। डेस्मीन जो होते हैं, डेस्मीन वो भी टाइप 3 के हैं। डेस्मीन सेल जंक्शन बनाने में मदद करते हैं, कैडहरिन के साथ लिंक होकर डेस्मोसोम्स बनाते हैं। और ग्लिलियल फाइबर्स या ग्लिलियल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वो पाए जाते हैं ग्लिलियल सेल्स में। हमारे नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है ग्लिलियल सेल्स, उनके अंदर भी इंटरमीडिएट फिलामेंट जो पाया जाता है वो भी टाइप 3 का होता है। तो इसमें एक याद रख सकते हो, विमेंटिन। सारे टाइप 3 में पेरिफेरिन, डेस्मिन, ग्लिलियल या विमेंटिन, ये सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं। टाइप 4 विमेंटिन जो नॉट विमेंटिन, टाइप 4 जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो होते हैं न्यूरोफिलामेंट्स। देखो न्यूरोफिलामेंट जो है वो न्यूरोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ठीक है, हालांकि नाम से पता चल रहा है न्यूरो इंटरमीडिएट फिलामेंट। कौन से इंटरमीडिएट फिलामेंट होंगे? जो मेनली नर्व सेल्स में पाए जाएंगे। तो ये एक्सॉन्स को स्ट्रेंथन करते हैं, जो नर्व सेल्स का एक्सॉन पार्ट होता है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, यानी एज ए सेल, एज ए साइटोस्केलेटन वहां सेल को शेप और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे। नर्व इंपल्स भी ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और एक्सॉन डायमीटर को भी रेगुलेट करते हैं। तो मेनली नर्व सेल्स के अंदर पाया जाने वाला टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट मेनली न्यूरोफिलामेंट होता है। टाइप 4 में न्यूरोफिलामेंट के अलावा, ये तो मेजर हो गया, कुछ और भी इन टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं जो सेम वर्क करते हैं कि नर्व सेल्स को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं, जैसे सिनकॉइलिन, सिनकॉइलिन। ठीक है, ये भी टाइप 4 का इंटरमीडिएट फिलामेंट है। सिनमैनिन, सिनेमिन, SYNEMIN, सिनमैनिन भी टाइप 4 इंटरमीडिएट फिलामेंट है। और इंटरनेक्सिन, एटलीस्ट हमें न्यूरोफिलामेंट जरूर याद रखना है, एक एक एग्जांपल हमें याद रखने होते हैं। टाइप 3 में विमेंटिन याद रख सकते हैं, टाइप 4 में हम न्यूरोफिलामेंट याद रख सकते हैं, चाहे तो कुछ और नाम भी, जैसे सिनकॉइलिन, सिनेमिन या इंटरनेक्सिन, ये भी टाइप 4 है।
चारों अभी तक जो हमने टाइप पढ़े चारों साइटोप्लाज्मिक है, साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं, तो वो होते हैं टाइप 5, दैट इज लैमिनिन। लैमिनिन नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, ये पाए जाते हैं न्यूक्लियर लमाइना को बनाते हैं मेनली। जो न्यूक्लियस होता है यूकेरियोटिक सेल्स का, उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, तो जो इनर मेम्ब्रेन है उसके नीचे लेयर होती है लमाइना लेयर। वो लमाइना लेयर एक्चुअली में लैमिनिन प्रोटीन, लैमिनिन इंटरमीडिएट फिलामेंट की बनी है। तो ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर लमाइना में ही प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस के कई फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन को या न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट को। तो टाइप 5 में मेनली है लैमिनिन। ये साइटोप्लाज्मिक इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं, ये न्यूक्लियर इंटरमीडिएट फिलामेंट है। और टाइप 6 में आते हैं मेनली नेस्टिन। नेस्टिन जो होता है ये भी नर्व सेल्स में होता है। न्यूरोफिलामेंट की तरह इसके भी लगभग सेम काम है कि ये एक्सॉन डायमीटर को रेगुलेट करता है। हालांकि मेटाबॉलिकली न्यूरोफिलामेंट जितना एक्टिव नहीं है, नर्व इंपल्स की स्पीड को जो है रेगुलेट नहीं कर सकता। एक्सॉन डायमीटर को रेगुलेट करता है, यानी उनको जो है शेप देता है मेनली। और ये स्टेम सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी पाए जाते हैं, नर्व सेल्स में, और स्टेम सेल्स ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो जगह पर नेस्टीन पाया जाता है। नेस्टीन के अलावा टाइप 6 में, यहां मैं लिख रहा हूं साइड में, नेस्टीन के अलावा टाइप 6 में एक और होता है फिलेंसिन। फिलेंसिन, ठीक है, ये भी नर्व सेल्स में होता है। और एक फैकेनिन। तो फिलेंसिन और फैकेनिन भी टाइप 6 है, बट मेनली नेस्टिन याद रख सकते हो। तो सभी में टाइप 1 में केरेटिन, टाइप 2 में बेसिक केरेटिन, थर्ड में विमेंटिन, फोर्थ होते हैं न्यूरोफिलामेंट टाइप, फिफ्थ होते हैं लैमिनिन टाइप, और सिक्स्थ होते हैं नेस्टिन इंटरमीडिएट फिलामेंट। और उसके अलावा कुछ और नाम जो हमने पढ़े। दीज आर द मेन 6 कैटेगरीज ऑफ द intermediate filament which are found in a eukaryotic cell and they are tissue specific। अलग अलग जगह पर अलग अलग टिश्यूज में ये पाए जाते हैं। जो हमने न्यूरोफिलामेंट पढ़े, न्यूरोफिलामेंट मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग NfL हो सकते हैं न्यूरोफिलामेंट लो मॉलिक्यूलर वेट, न्यूरोफिलामेंट M मिड न्यूक्लियर वेट मॉलिक्यूलर वेट, और न्यूरोफिलामेंट H हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो न्यूरोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट अपने वेट के अकॉर्डिंग लो वेट, मिड वेट और हाई वेट के हो सकते हैं। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है NFL क्या है, NFM क्या है। सो दीज आर द 6 कैटेगरीज ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट। इट वाज ऑल अबाउट द साइटोस्केलेटन एज वेल एज द इंटरमीडिएट फिलामेंट दैट वी हैव स्टडीड टुडे, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रोट्यूब्यूल एंड द एक्टिन फिलामेंट दैट वी हैव आल्सो सीन। इसमें कोई ट्रेडमिलिंग नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई मोनोमर यूनिट नहीं है, अलग अलग तरह के सारे पाए जाते हैं। तो मेन कंपोनेंट जो है वो केराटिन, डेस्मीन, विमेंटिन, इस तरह के कुछ कंपोनेंट है। इसीलिए हम स्पेसिफिक नहीं कह पाते कि इंटरमीडिएट फिलामेंट इस प्रोटीन से बना है। जो हेयर्स में होगा देखो, उसका इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन प्रोटीन से बना है। जो नर्व्स में है वो न्यूरोफिलामेंट से बना है। दैट इज व्हाई इट इज हेट्रोजीनस। ये अलग अलग टिश्यू में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं।